नमस्ते। सोचिए, क्या होता है जब कोई कंपनी के शेयर तो खरीद लेता है पर पूरी पेमेंट नहीं कर पाता। आज हम जेड लिमिटेड की एक केस स्टडी लेंगे और इसी उलझन को स्टेप बाय स्टेप सुलझाएंगे। तो सवाल यही है, एक शेयर होल्डर ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मिले उसे सिर्फ 200 और फिर उसने पैसे देने बंद कर दिए। तो अब कंपनी उसके दिए हुए पैसों का क्या करेगी? चलिए इसी पहेली का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो इस पूरे केस को समझने के लिए हमारा रोड मैप ये रहा। हम जेड लिमिटेड के शेयर इशू से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट कैसे किया, उसकी अकाउंटिंग कैसे हुई, शेयर्स को री इशू कैसे किया गया और आखिर में हम फाइनल रिजर्व की कैलकुलेशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जेड एलटीडी का शेयर इशू। देखते हैं कहानी शुरू कहाँ से हुई। तो देखिए, जी लिमिटेड मार्केट में 20,000 शेयर्स लेकर आई है। एक शेयर की फेस वैल्यू तो 10 रुपए है, लेकिन कंपनी उसे 3 रुपए के प्रीमियम पर बेच रही है, मतलब कुल 13 रुपए में। ये जो एक्स्ट्रा 3 रुपए हैं, ये कंपनी के लिए एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट है और पैसा एक बार में नहीं बल्कि 3 किश्तों में मांगा गया है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। और अब देखिए, कहानी में ट्विस्ट आता है। कंपनी बेचना चाहती थी 20,000 शेयर्स, लेकिन खरीदने वालों की लाइन लग गई। एप्लीकेशंस आ गई 60,000 शेयर्स के लिए। इसी को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब जितनी सप्लाई थी उससे 3 गुना ज्यादा डिमांड। तो अब सवाल ये है कि कंपनी इतनी जबरदस्त डिमांड को मैनेज कैसे करेगी? इसके लिए एक तरीका है प्रो राटा अलॉटमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी किसी को भी मना नहीं करेगी, बल्कि जिसने जितने शेयर्स मांगे हैं उससे उसी अनुपात में कुछ शेयर्स दे देगी। तो अब कहानी के मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो थोड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। ये हैं मिस्टर ए, एक शेयर होल्डर। मिस्टर ए ने तो 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जैसा हमने देखा, सबको प्रो राटा बेसिस पर शेयर्स मिले। तो सवाल ये है कि मिस्टर ए को असल में कितने शेयर्स अलॉट हुए? इसका हिसाब लगाना बहुत सिंपल है। देखिए, कंपनी ने कुल 20,000 शेयर्स अलॉट किए, जबकि एप्लीकेशन 60,000 की आई थी। तो रेशियो क्या बना? 20,000 डिवाइडेड बाय 60,000, यानी 1/3। अब मिस्टर ए ने 600 शेयर्स मांगे थे, तो उन्हें इसका 1/3 मिला, मतलब 200 शेयर्स। अब यहाँ एक जरूरी बात समझिए। मिस्टर ए ने पैसे तो 600 शेयर्स के हिसाब से दिए थे एप्लीकेशन पर, जो हुए 1800 रुपए, लेकिन उन्हें शेयर्स मिले सिर्फ 200, जिसके बनते हैं 600 रुपए। तो बाकी के 1200 रुपए का क्या? कंपनी ने वो पैसे वापस नहीं किए, बल्कि उनकी अगली किश्त यानी अलॉटमेंट मनी के लिए एडजस्ट कर दिए। और बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। मिस्टर ए अलॉटमेंट का पैसा और फिर फाइनल कॉल का पैसा दोनों ही नहीं दे पाए, और इसी डिफॉल्ट की वजह से कंपनी को अब एक्शन लेना पड़ेगा। तो कंपनी का रिएक्शन क्या होगा? देखिए, जब कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता तो कंपनी के पास एक बहुत पावरफुल टूल होता है, और वो है शेयर्स को फोरफीट करना, यानी जब्त कर लेना। शेयर जब्ती का मतलब है कि मिस्टर ए के वो 200 शेयर्स तो कैंसिल होंगे ही, साथ में उन्होंने जो भी पैसा अब तक दिया था वो भी डूब जाएगा। कंपनी उसे वापस नहीं करेगी। ये एक तरह से कंपनी के लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। ओके, तो ये है वो जर्नल एंट्री जो इस जब्ती के लिए पास होगी। हो सकता है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर घबराइए नहीं, हम इसे एक एक करके तोड़कर समझेंगे कि हर अमाउंट कहाँ से आया। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि जब शेयर्स इशू हुए थे तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया था। अब हम उन शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं, तो हमें उस एंट्री को रिवर्स करना होगा। अमाउंट सिंपल है, 200 शेयर्स इंटू 10 रुपए की फेस वैल्यू, यानी 2,000 रुपए। अब आता है सबसे ट्रिकी पार्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट पर कुल 1,400 रुपए देने थे, जिसमें 600 रुपए प्रीमियम के थे। मिस्टर ए के एक्स्ट्रा 1,200 रुपए जो पड़े थे वो यहाँ एडजस्ट हो गए, तो 1,400 में से 1,200 तो मिल गए, बचे 200 रुपए जो नहीं मिले। अब ये जो 200 नहीं मिले, ये प्रीमियम का ही हिस्सा थे। अकाउंटिंग का रूल है कि हम सिर्फ उसी प्रीमियम को डेबिट करते हैं जो नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ 200 रुपए डेबिट कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं उस अमाउंट की जो कंपनी जब्त करेगी, यानी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना जाएगा। मिस्टर ए ने टोटल कितने पैसे दिए थे? एप्लीकेशन पर 600 शेयर्स के हिसाब से 1,800 रुपए। बस यही एक पेमेंट आई थी। अब एक और जरूरी रूल याद रखिए, जो प्रीमियम का पैसा मिल चुका होता है वो जब्त नहीं किया जा सकता। हमने अभी देखा कि उनके दिए हुए पैसों में से 400 रुपए प्रीमियम के लिए एडजस्ट हो गए थे,
तो हम टोटल 1800 रुपये में से ये 400 रुपये का प्रीमियम हटा देंगे। बचा कितना? 1400 रुपये। यही वो अमाउंट है जो कंपनी का फायदा है और ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट होगा। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कंपनी इन जब्त किए हुए शेयर्स को अपने पास नहीं रखती। अब इन शेयर्स को एक दूसरा मौका मिलेगा। इन्हें फिर से मार्केट में बेचा जाएगा। देखिए, Z लिमिटेड ने 200 में से 100 शेयर्स को फिर से बेच दिया और इस बार बेचा 12 रुपये प्रति शेयर पर। ध्यान देने वाली बात यह है कि 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर 12 रुपये में बिका, यानी 2 रुपये के प्रीमियम पर। तो कंपनी को कोई डिस्काउंट नहीं देना पड़ा। एंट्री सीधी है। बैंक में आए 1800 रुपये, जिसमें से 1500 रुपये शेयर कैपिटल के और 300 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम के। और अब हम आ गए हैं इस पूरी केस स्टडी के क्लाइमैक्स पर, वो फाइनल कैलकुलेशन जिसका सब इंतजार कर रहे थे। आखिर कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होगा? लेकिन कैलकुलेशन से पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि ये कैपिटल रिजर्व होता क्या है। ये एक स्पेशल रिजर्व है जहां कंपनी अपने कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स रखती है और जब्त किए हुए शेयर्स को री इशू करने से जो प्रॉफिट होता है वो एक कैपिटल प्रॉफिट ही है। तो चलिए हिसाब लगाते हैं। हमने 200 शेयर्स पर कुल 1400 रुपये जब्त किए थे। मतलब एक शेयर पर कितना? 1400 डिवाइडेड बाय 200 यानी 7 रुपये पर शेयर। अब रूल ये है कि आप सिर्फ उन्हीं शेयर्स का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हैं जो रीइशू हो चुके हैं। हमने 150 शेयर्स रीइशू किए तो 150 शेयर्स का प्रॉफिट हुआ 150 × 7 यानी 1050 रुपये। और क्योंकि हमने रीइशू पर कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं तो ये पूरा का पूरा 150 यूनिट्स कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। और यही है हमारा फाइनल आंसर। तो इस पूरी केस स्टडी से हमें क्या सीखने को मिला? सबसे पहली बात, ओवर सब्सक्रिप्शन को प्रो राटा अलॉटमेंट से हैंडल किया जाता है। दूसरी, पेमेंट न करने पर शेयर्स जब्त हो जाते हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, जब्ती के टाइम सिर्फ अनपेड सिक्योरिटीज प्रीमियम को ही डेबिट करते हैं। और आखिर में, री इश्यू से होने वाला प्रॉफिट हमेशा कैपिटल रिजर्व में ही जाता है। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल। याद है कंपनी ने 200 शेयर्स जब्त किए थे पर रीइश्यू सिर्फ 150 किए। तो उन 50 शेयर्स का क्या जो अभी भी कंपनी के पास हैं? उनके जब्त किए हुए पैसों का क्या हुआ? वो पैसा अभी भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही पड़ा रहेगा जब तक कि वो 50 शेयर्स भी रीइश्यू नहीं हो जाते। इस पर जरूर सोचिएगा।